हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से आप सभी का क्रेजी जीके ट्रिक के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। आज के सेशन में हमारा वीकली करंट अफेयर का आज का सेशन है। तो हम 27 जुलाई से लेकर 2 अगस्त तक के टॉप 25 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आज के सेशन में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। आखिरी तक सेशन को देखिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग करंट अफेयर है। पहला क्वेश्चन देखिए, भारत का 45वां यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट कौन सा बना है? इंडिया का 45वां यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, इसको हमने डिस्कस किया था, सारनाथ के प्राचीन बौद्ध स्थल बनाए गए हैं। एंशिएंट बुद्धिस्ट साइट ऑफ सारनाथ, ये इंडिया का 45वां यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। क्यों फेमस है? बुद्धिज्म रिलीजियन से संबंधित है। गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के बाद अपना जो पहला उपदेश दिया था वो सारनाथ में दिया था। अगर लोकेशन देखें तो वाराणसी से यह नॉर्थ ईस्ट में देखने को मिलेगा, ऑलमोस्ट 8 से 10 किलोमीटर की रेंज में। तो वाराणसी से नॉर्थ ईस्ट में उत्तर प्रदेश राज्य में है सारनाथ। ओके, तो इस बुद्धिस्ट प्लेस को हाल ही में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी की 48th सत्र का आयोजन हुआ था साउथ कोरिया के बुसान में, और यहीं पर इंडिया की 45th यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित की गई, सारनाथ के प्राचीन बौद्ध स्थल। यहां पर काफी सारे स्तूप देखने को मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल चौखंडी स्तूप देखने को मिल जाएगा, धमेक स्तूप देखने को मिल जाएगा, धर्मराजी का स्तूप, मूलगंध कुटी विहार, अशोक स्तंभ, ये सब सारनाथ में। हमारा जो नेशनल सिंबल है, 4 शेर है हमारे नेशनल सिंबल में, है ना, वो अशोक स्तंभ से ही लिए गए हैं, जो कि सारनाथ में। तो इसे याद रखिएगा। इंडिया की 43 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट असम में है, चराईदेव मोईदाम, ये 43 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। इसके बाद 2025 में लास्ट ईयर 44th यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनी थी मराठा मिलिट्री लैंडस्केप। मराठाओं के जो सैन्य किले हैं, 12 किलो को शामिल किया गया। इनमें से 11 तो हमको देखने को मिलते हैं महाराष्ट्र में, और एक जिंजी फोर्ट देखने को मिलता है हमको। एक जिंजी फोर्ट की बात करें तो यह हमको तमिलनाडु राज्य में देखने को मिलता है। तो इसे भी याद रखिएगा, तमिलनाडु में केवल एक जिंजी फोर्ट है और बाकी 11 किले हमको महाराष्ट्र में देखने को मिलते हैं। रायगढ़, शिवनेरी, प्रतापगढ़, सिंधु दुर्ग, राजगढ़, ऐसे किले। तो ये 12 फोर्ट है मराठाओं के, जो कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट 44th नंबर की बनी है। और अब 45वीं यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है सारनाथ की। देखिए, इंडिया में 37 कल्चरल साइट है, 7 नेचुरल साइट है और एक मिक्स्ड यूनेस्को साइट देखने को मिलती है, जो कि सिक्किम में है, कंचनजंगा नेशनल पार्क। ये बेसिक डिटेल है, इनको याद रखिएगा। विश्व हेपेटाइटिस दिवस हर साल कब मनाया जाता है? वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे ये हर साल मनाया जाता है 28 जुलाई को। हेपेटाइटिस की बात करते हैं तो ये लीवर की सूजन से संबंधित एक डिसीज है। ओके, वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे हेपेटाइटिस के प्रति लोगों को अवेयर करना, इस उद्देश्य से मनाया जाता है। वैसे एक साइंटिस्ट रहे हैं बरुच ब्लूमबर्ग, इन्होंने हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस, एक तो हेपेटाइटिस बी का वायरस खोजा था और उसकी वैक्सीन की खोज की थी। तो इन्हीं की बर्थ एनिवर्सरी के रूप में मनाया जाता है 28 जुलाई को वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे। तो हेपेटाइटिस के बारे में अवेयरनेस फैलाना इस डे को मनाए जाने का मुख्य उद्देश्य। बरुच ब्लूमबर्ग को 1976 में नोबेल प्राइज दिया जा चुका है चिकित्सा के क्षेत्र का, क्योंकि खोज की थी। WHO के द्वारा आगे चलकर 2010 में अनाउंस किया गया था 28 जुलाई को वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे। तो 2010 से ये हर साल मनाया जा रहा है। 2026 में हेपेटाइटिस लेट्स ब्रेक इट डाउन, ये थीम रखी गई है वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे की। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर का अतिरिक्त प्रभार किसे सौंपा गया है? धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद यूनियन एजुकेशन मिनिस्ट्री का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है प्रहलाद जोशी को। धर्मेंद्र प्रधान हमारे एजुकेशन मिनिस्टर थे, लेकिन नेट प्रोटेस्ट के बाद उन्होंने इस्तीफा दिया अपने पद से, और उसके बाद उनके इस्तीफे के बाद 26 जुलाई को एजुकेशन मिनिस्टर के रूप में कार्यभार संभाला प्रहलाद जोशी ने। यह एडिशनल चार्ज है इनके पास, क्योंकि प्रहलाद जोशी वर्तमान में कंज्यूमर अफेयर, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन और न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्ट्री, ये 2 मिनिस्ट्री होल्ड करते हैं। अब अतिरिक्त प्रभार मिला है इनको मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का। किसको? प्रहलाद जोशी को। इंडिया चाइना बॉर्डर ट्रेड दोबारा शुरू होने के कारण चर्चा में रहा नाथुला पास कहां पर स्थित है? नाथुला पास, जो कि इंडिया और चाइना के बीच में बॉर्डर ट्रेड शुरू होने के उपलक्ष्य में भी चर्चा में रहा है, यह ईस्ट सिक्किम में देखने को मिलता है।
ईस्ट सिक्किम में स्थित नाथुला पास बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये एग्जाम में काफी पूछा गया है। ये सिक्किम को चाइना के तिब्बत से कनेक्ट करता है। प्राचीन सिल्क रूट का ये पार्ट है, सिल्क रोड का एक पार्ट है। ये 1962 के वॉर के बाद से बंद था, लेकिन 2006 में इसको खोला गया था और फिर 2020 में कोविड-19 के बाद से ये लगातार बंद था। उसके बाद डोकलाम विवाद भी हुआ तो ये बंद था, लेकिन अब इंडो चाइना बॉर्डर पर इस माउंटेन पास को एक बार फिर से खोला गया है ताकि इंडिया और चाइना के बीच में ट्रेड को, बॉर्डर ट्रेड को दोबारा शुरू किया जा सके। तो नाथुला पास लोकेशन पूछी है, सिक्किम में देखने को मिल जाएगा। अल्लूरी सीताराम राजू इंटरनेशनल एयरपोर्ट हाल ही में खबरों में है, आंध्र प्रदेश के किस जिले में स्थित है? अल्लूरी सीताराम राजू इंटरनेशनल एयरपोर्ट यह देखने को मिलेगा आंध्र प्रदेश के विजयनगरम में। वैसे राज्य सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है तो ये याद रखिएगा, आंध्र प्रदेश में आंध्र प्रदेश का भी पर्टिकुलर जिला पूछें तो विजयनगरम डिस्ट्रिक्ट। तो आंध्र प्रदेश के विजयनगर डिस्ट्रिक्ट में अल्लूरी सीताराम राजू इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया गया है। 1 अगस्त को कल भारत के पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा इसका इनॉग्रेशन किया गया और इसकी टोटल कॉस्ट आई है 4,727 करोड़ रुपए। तो एयरपोर्ट कहां है? आंध्र प्रदेश राज्य में। अल्लूरी सीताराम राजू के नाम पर है ये। बहुत ही फेमस एक रेवोल्यूशनरी और फ्रीडम फाइटर रहे हैं आंध्र प्रदेश के। आंध्र प्रदेश के कोस्टल जो ईस्टर्न घाट एरिया है वहां पर जो ट्राइबल कम्युनिटी है उनको अंग्रेजों के खिलाफ एकजुट करने में इन्होंने काफी योगदान दिया था। इन्हें हीरो ऑफ द जंगल कहा जाता है। 1922 से 1924 तक रंपा विद्रोह, मन्याम रिबेलियन, इनका नेतृत्व इन्होंने किया था। गोरिल्ला वारफेयर में जाने जाते हैं काफी। 1897 में आंध्र प्रदेश में ही इनका जन्म हुआ था। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इनके सम्मान में 1986 में एक डाक टिकट भी जारी किया था और अब इनके नाम पर एयरपोर्ट बनाया गया है आंध्र प्रदेश में, अल्लूरी सीताराम राजू। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2026 में भारत की रैंक क्या है? पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक मतलब एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स की बात करें तो इसमें 2026 में 177 कंट्रीज को रैंक किया गया और इसमें इंडिया को 176 रैंक पर रखा गया है। कौन सा देश एनवायरमेंट के लिए कितना अच्छा काम कर रहा है, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए कितना अच्छा काम कर रहा है, क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए कितना इफेक्टिव काम कर रहा है, इन सभी अलग अलग इंडिकेटर्स के आधार पर एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स जारी किया जाता है। ठीक है, तो एक ग्लोबल रेटिंग है ये। इस इंडेक्स में 2026 में 177 कंट्रीज को रैंक किया गया। इंडिया को सेकेंड लास्ट रैंक दी गई है 176। 176वीं रैंक पर है इंडिया एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स 2026 में। ओके, सबसे पहले नंबर पर इस इंडेक्स में पहले नंबर पर रहा है एस्टोनिया, सेकंड पर लग्जमबर्ग, थर्ड पर रहा है यूनाइटेड किंगडम, सबसे लास्ट में है लाओस एशियाई कंट्री और एशियाई कंट्री इंडिया सेकंड लास्ट नंबर पर इस इंडेक्स में रखी गई है। 2024 में जब इंडेक्स आया था ना तब 180 देशों को रैंक किया गया था, तब इंडिया 176 रैंक पर ही था और 2 साल बाद वापस जब रैंक आई है तो इंडिया 177 कंट्रीज में भी 176 रैंक पर रहा है। एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स ये 2 यूएसए की यूनिवर्सिटी मिलकर जारी करती है, येल यूनिवर्सिटी और कोलंबिया यूनिवर्सिटी। 2006 से इसे जारी किया जा रहा है। चर्चा में रही कोलडेम हाइड्रो पावर परियोजना किस नदी पर स्थित है? चर्चा में रही कोलडेम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट यह हमको सतलुज रिवर पर देखने को मिलता है। कहां पर? तो सतलुज रिवर पर यह जो डैम है यह हमको देखने को मिलेगा हिमाचल प्रदेश राज्य में। कहां देखने को मिलेगा? हिमाचल प्रदेश राज्य में। अभी हुआ यह है कि एनटीपीसी के कोलडेम हाइड्रो इलेक्ट्रिक जो पावर प्रोजेक्ट है उसने फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में 3,512 मिलियन यूनिट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की है। 2015 में यह कमीशन हुआ था, तब से आज तक की हायर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन है इस पावर प्रोजेक्ट का। तो ये कोलडेम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, एनटीपीसी की योजना है और ये हिमाचल प्रदेश में हमको देखने को मिलता है। किस पर? सतलुज रिवर पर। सन 2000 में इस परियोजना का फाउंडेशन स्टोन रखा गया था। यह भाखड़ा रिजर्वायर के अपस्ट्रीम पर देखने को मिलती है हमारे हिमाचल प्रदेश राज्य के बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में सतलज रिवर पर। एनटीपीसी इसको ऑपरेट करता है। 2015 में शुरू हुआ था
टोटल कॉस्ट आई थी इसको बनाने में 4,527 करोड़, और इंस्टॉल्ड कैपेसिटी की बात करें तो ये 800 मेगावाट तक देखने को मिलती है। ISSF वर्ल्ड कप 2026 की मेडल टैली में भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है? ISSF वर्ल्ड कप 2026 इसका हाल ही में आयोजन किया गया शूटिंग वर्ल्ड कप था। इसमें इंडिया ने तीसरा प्लेस प्राप्त किया और यह शूटिंग वर्ल्ड कप आयोजित किया गया था चाइना में। इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन, यह है ISSF वर्ल्ड कप। राइफल, पिस्टल और शॉट गन इवेंट यहां पर आयोजित किए गए। ये वर्ल्ड कप जो है ना ISSF वर्ल्ड कप सीरीज का इस साल का छठा इवेंट है। इसमें राइफल, पिस्टल और शॉट गन इवेंट शामिल किए गए थे। इंडिया ने टोटल 4 मेडल जीते, 1 गोल्ड, 1 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज मेडल, और 4 मेडल के साथ इंडिया मेडल टैली में तीसरे स्थान पर रहा है। यहां पर जो हमारे लिए एक गोल्ड आया है वो ईशा सिंह लेकर आई है विमेंस 25 मीटर पिस्टल इवेंट में। 1 गोल्ड है, 1 सिल्वर और फिर 2 ब्रॉन्ज है। मनु भाकर भी ब्रॉन्ज लेकर आई है। मेडल टैली में पहले पर चाइना है 18 मेडल के साथ, सेकंड पर यूएसए है 4 मेडल के साथ, और इंडिया थर्ड पर है 4 मेडल के साथ। हालांकि यूएसए के गोल्ड ज्यादा है तो ये सेकंड पर है और हम थर्ड पर है। ईशा सिंह विमेंस 25 मीटर पिस्टल में इन्होंने गोल्ड जीता है। 2026 के सीजन में ISSF वर्ल्ड कप का इनका दूसरा गोल्ड है, क्योंकि इसके पहले ISSF वर्ल्ड कप मई के एंड में जर्मनी में जब आयोजित किया गया था तो वहां पर भी इन्होंने गोल्ड जीता था शूटिंग में। उस वक्त तो एक वर्ल्ड रिकॉर्ड स्कोर भी बनाया था इन्होंने विमेंस 25 मीटर पिस्टल इवेंट में, 43 हिट्स किए थे। ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है जो कि ईशा सिंह के नाम है, हरियाणा से आती है शूटर। आज के ऑफर ऑफ द डे में आप सभी करंट अफेयर 2026 के लिए हमारे वन स्टॉप सॉल्यूशन को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, देखिए करंट अफेयर के लिए डेली करंट अफेयर आज आप ज्वाइन कीजिए। रोज मैं आपको मॉर्निंग में 6 बजे डेली करंट अफेयर आपके लिए लेकर आता हूं। ठीक है, अगर आपको सर्च करना है तो क्रेजी जी के ट्रिक पर आप जाकर सर्च कर लीजिएगा, पंकज वैष्णव करंट अफेयर के नाम से भी सर्च कर लीजिएगा, आपको मिल जाएगा। तो वहां पर आपको मिल जाएगा। और इसके अलावा आप करंट अफेयर 2026 के वन स्टॉप सॉल्यूशन पैकेज को ज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि यहां पर आपके पूरे करंट अफेयर आपको PDF भी मिल जाएगी, ई बुक भी मिल जाएगी, 500 से ज्यादा टेस्ट और क्विज भी आप यहां पर इजीली लगा पाएंगे। तो इन्हें लगाइए, डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको इसकी लिंक दे दी है, वहां से आप इसे डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हैं, अवेल कर सकते हैं काफी अफोर्डेबल प्राइस में। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। कारगिल विजय दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? कारगिल विजय दिवस हर साल मनाया जाता है पूरे इंडिया में 26 जुलाई को। कब मनाया जाता है? 26 जुलाई को मनाया जाता है। तो कारगिल विजय दिवस 26 जुलाई को हर साल मनाया जाता है। अब देखिए, अगर हम बात करें कि कारगिल वॉर किसके मध्य हुई थी, तो इंडिया और पाकिस्तान के मध्य में यह वॉर देखने को मिली थी 1999 में, 1999 में। कारगिल वॉर में ऑपरेशन विजय के माध्यम से भारत की ऐतिहासिक विजय हुई थी। हमारे वीरों ने बलिदान दिया था यहां पर। यह 27वां कारगिल विजय दिवस इस बार हम 2026 में मना रहे हैं। 14 जुलाई 1999 को भारत के पीएम अटल बिहारी वाजपेयी जो थे, उन्होंने ऑपरेशन विजय की सफलता की घोषणा की थी। हालांकि युद्ध थोड़ा और चला था और 26 जुलाई 1999 में फाइनली हम कारगिल पर हमने पूर्ण विजय प्राप्त की थी। इसी दिन के उपलक्ष्य में कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है इंडिया में 26 जुलाई को। देखिए, इंडियन जो ऑपरेशन चलाया गया था गवर्नमेंट के द्वारा वो था ऑपरेशन विजय, पाकिस्तानी जो घुसपैठिए हैं उनको रोकने के लिए। और वहां पर इंडियन एयरफोर्स ने भी ऑपरेशन लॉन्च किया था, ऑपरेशन सफेद सागर के नाम से, और इंडियन नेवी ने भी सपोर्ट किया था। और फाइनली हम 3 मई को पाकिस्तान ने क्या किया था कि कारगिल और हमारी वो LOC में घुस के आ गए थे, और कारगिल और इन क्षेत्रों पे जो हमारे पोस्ट थे उन पे कब्जा करने लग गए थे। तो उसके बाद युद्ध शुरू हुआ और 26 जुलाई को फाइनली हमने ऑलमोस्ट 50-60 दिन के बाद ये युद्ध जीत लिया था। प्रधानमंत्री संग्रहालय में किसके AI होलो बॉक्स का इनॉग्रेशन किया गया? प्रधानमंत्री संग्रहालय में अटल बिहारी वाजपेयी जी के ही AI होलो बॉक्स का इनॉग्रेशन किया गया है। किसके? अटल बिहारी वाजपेयी के। देखिए, प्रधानमंत्री संग्रहालय कहां पर है? नई दिल्ली में। यहां पर
पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के एआई होलो बॉक्स का इनॉग्रेशन किया गया। क्या है ये? एक डिजिटल टेक्नोलॉजी है जिसमें किसी व्यक्ति का 3D एक अवतार बनाया जाता है, एक इमेज बनाई जाती है। कोई भी जो विजिटर है ना, वो एआई इमेज से सवाल पूछ सकता है, सामने से प्रॉपर जवाब आएंगे। लेकिन जवाब किससे रिलेटेड? अटल बिहारी वाजपेयी की जो लाइफ है, पॉलिटिकल जर्नी है, उनका जो कंट्रीब्यूशन है, उनके जवानों के लिए कोडिंग, उनके जवाबों के लिए कोडिंग की गई है। तो ये सारे जवाब ये एआई होलो बॉक्स से मिल जाएंगे। ओके, तो कारगिल विजय दिवस पर भी ये इनोग्रेट किया गया है अटल बिहारी वाजपेयी का एआई होलो बॉक्स, जो कि प्रधानमंत्री संग्रहालय नई दिल्ली में लगाया गया है। विश्व जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप 2026 में विमेन सिंगल खिताब जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? विश्व जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप 2026 में विमेन सिंगल का खिताब जीतने वाली पहली इंडियन बनी है अनाहत सिंह। ओके, तो ये वर्ल्ड जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप है। अनाहत सिंह इंडियन स्क्वैश प्लेयर है, ध्यान रखना। ओके, वर्ल्ड जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप में इन्होंने विमेन सिंगल का टाइटल जीता है। फाइनल मैच में इन्होंने इजिप्ट की स्क्वैश प्लेयर को हराया। टूर्नामेंट में अनाहत ने 6 मैचेस में से केवल 2 गेम गंवाए थे और फाइनली गोल्ड इन्होंने अपने नाम कर लिया। वर्ल्ड जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप में किसी भी कैटेगरी का खिताब जीतने वाली ये पहली इंडियन बन गई है अनाहत सिंह। दिल्ली से आती है, इंडियन स्क्वैश प्लेयर, सबसे कम उम्र की भारतीय राष्ट्रीय चैंपियन भी है 2023 में अनाहत सिंह। कहां से? दिल्ली से। इसके अलावा राष्ट्रमंडल खेलों में देश का प्रतिनिधित्व करने वाली सबसे कम उम्र की एथलीट। 2022 के बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम्स में केवल 14 साल की उम्र में इन्होंने पार्टिसिपेट किया था और सीनियर पीएसए वर्ल्ड रैंकिंग 20वीं है इनकी। अभी जो वर्ल्ड जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप 2026 की है, कनाडा के ओंटारियो में इसका आयोजन किया गया था और 2025 में यह आयोजन किया गया था इजिप्ट के कायरो में। तब अनाहत सिंह ने ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया था, लेकिन इस बार गोल्ड मेडल जीता है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के एग्जामिनेशन सिस्टम में सुधार के लिए बनी हाई पावर्ड टास्क फोर्स का चेयरमैन किसे बनाया गया है? नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के एग्जामिनेशन सिस्टम में सुधार के लिए जो हाई पावर्ड टास्क फोर्स बनाई गई है, उसका चेयरमैन बनाया गया है नंदन नीलकर्णी को। यह 6 मेंबर की एक टास्क फोर्स है, 6 सदस्य इसमें देखने को मिलते हैं और नंदन नीलकर्णी को मिलाकर ये 6 सदस्य, तो अध्यक्ष या चेयरमैन बने हैं नंदन नीलकर्णी। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की जो परीक्षा व्यवस्था, इसमें सुधार किया जा सके, क्योंकि नेट जैसे पेपर ही आयोजित करवाती है और वो लीक हो रहे, तो इसीलिए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की जो एग्जामिनेशन सिस्टम है उसमें चेंज या सुधार किया जा सके, इसके लिए सेंट्रल ने एक हाई पावर्ड टास्क फोर्स का गठन किया है और इसके चेयरमैन बनाए गए नंदन नीलकर्णी। ये कौन है? इन्फोसिस के को फाउंडर है, उड़ाई के फाउंडेशन जो फाउंडिंग मेंबर या चेयरमैन है वो है नंदन नीलकर्णी। तो टास्क फोर्स जो है अब एग्जामिनेशन सिस्टम में और अधिक ट्रांसपेरेंसी आ सके और ज्यादा ट्रस्टेबल उसे बनाया जा सके, टेक्नोलॉजी से लेस किया जा सके, ताकि गड़बड़ी पेपर लीक जैसी कम हो या ना के बराबर हो। तो इन सभी के लिए अब ये टास्क फोर्स काम करने वाला है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की बात करें, एक टेस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन है ऑटोनोमस, ठीक है, एंट्रेंस एग्जामिनेशन आयोजित करवाता है। 2017 में ये बना था, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंतर्गत कार्य करता है। जेईई, नेट, यूजीसी नेट, ये सारे एग्जाम कराता है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। अध्यक्ष हैं अभिषेक सिंह। राष्ट्रमंडल खेलों में भारत की पहली पैरा एथलेटिक्स गोल्ड मेडल विनर कौन बनी है? कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत की पहली पैरा एथलेटिक्स गोल्ड मेडल विनर बनी है शर्मिला धनकर। कौन बनी है? शर्मिला धनकर। देखिए, शर्मिला धनकर की अगर हम बात करते हैं तो ये भारत के हरियाणा राज्य से है, ठीक है। विमेन्स शॉर्ट पुट प्लेयर है, वैसे शॉर्ट पुट और डिस्कस थ्रो दोनों की प्लेयर है, लेकिन कॉमनवेल्थ गेम्स में इन्होंने विमेन्स शॉर्ट पुट F57 में गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। 9.81 मीटर का इन्होंने थ्रो किया। कॉमनवेल्थ गेम्स में पैरा एथलेटिक्स में गोल्ड जीतने वाली पहली इंडियन प्लेयर बनी है। तो इस मेडल से कॉमनवेल्थ गेम्स में पैरा एथलेटिक्स मेडल के लिए भारत का जो 20 साल का इंतजार था वो खत्म हो गया है, क्योंकि 20 साल के पहले रंजित कुमार जय सेलन हमारे लिए मेडल लेकर आए थे 2006 के कॉमनवेल्थ गेम्स में।
ये ऑस्ट्रेलिया के मेलबोर्न में हुए थे, लेकिन उस वक्त जो डिस्कस थ्रो में ये लेके आए थे ना, ये एक ब्रॉन्ज मेडल था। तो गोल्ड आज तक नहीं आया था, अब गोल्ड आया है पैरा एथलेटिक्स का, पहला गोल्ड हमारे इतिहास का, जो कि लेकर आई है शर्मिला धनकर। पैरा एथलीट है इंडिया की, शॉर्ट पुट और डिस्कस थ्रो में F57 कैटेगरी में खेलती है। मतलब कमर के नीचे के हिस्से में कोई वीकनेस या फिर विकलांगता, दिव्यांगता है तो फिर वो इस कैटेगरी में खेलते हैं। 1986 में इनका जन्म हुआ था, हरियाणा से है। 2022 के कॉमनवेल्थ गेम्स में शॉर्ट पुट में ये 4th प्लेस पर रही थी, लेकिन इस बार इंडिया के लिए गोल्ड मेडल लेकर आई है। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस हर साल कब मनाया जाता है? इंटरनेशनल टाइगर डे हर साल मनाया जाता है 29 जुलाई को। कब मनाया जाता है? 29 जुलाई को। सबसे पहली बार 2010 में इस डे को मनाए जाने की शुरुआत की गई थी। टाइगर कंजर्वेशन और बाघों की सुरक्षा के प्रति लोगों में अवेयरनेस लाना इस डे को मनाए जाने का मुख्य उद्देश्य है। इंटरनेशनल टाइगर डे 2026 में सिक्योरिंग द फ्यूचर ऑफ टाइगर्स विथ इंडिजिनियस पीपल एंड लोकल कम्युनिटी एट द हार्ट, ये थीम रखी गई है इंटरनेशनल टाइगर डे की। कब मनाया जाता है? 29 जुलाई को। देखिए 2022 में जो टाइगर पॉपुलेशन रिपोर्ट आई थी उसमें बताया गया था कि पूरे वर्ल्ड में जितने भी टाइगर है उनमें से 85% टाइगर पॉपुलेशन इंडिया में। 2022 में हमारे पास 3682 टाइगर थे पूरे इंडिया में, है ना। टाइगर स्टेट है मध्य प्रदेश, सबसे ज्यादा टाइगर है जहां पर 785। सेकंड पर कर्नाटका आता है 563 के साथ, और उत्तराखंड 560 के साथ तीसरे स्थान पर है। ये टॉप 3 टाइगर पॉपुलेशन होल्ड करने वाले स्टेट है। सबसे टॉप पर है मध्य प्रदेश राज्य। भारत ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 में किस देश के प्रधानमंत्री को विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित किया है? इंडिया ने ब्रिक्स समिट 2026 जो कि इंडिया में होगी, इसमें चीफ गेस्ट के रूप में आमंत्रित किया है बांग्लादेश के पीएम को। 2026 में बांग्लादेश के पीएम इसी साल बने हैं। कौन है? तारिक रहमान। तो तारिक रहमान आमंत्रित किए गए हैं भारत के द्वारा। समिट ब्रिक्स की इस साल 17 से लेकर 19 सितंबर 2026 तक नई दिल्ली में आयोजित की जाएगी। अब इनविटेशन का उद्देश्य इंडिया बांग्लादेश के रिलेशन को और ज्यादा मजबूत करना, रीजनल कॉपरेशन को बढ़ावा देना और ग्लोबल साउथ पर इंडिया की आवाज और ज्यादा लाउड हो सके, इसके लिए सहयोग प्राप्त करना। तो बांग्लादेश के पीएम तारिक रहमान को इंडिया ने बुलाया है एक चीफ गेस्ट के रूप में ब्रिक्स समिट में। 17 से लेकर 19 सितंबर तक नई दिल्ली में यह समिट आयोजित की जाएगी। 2026 में ड्यूरेंट कप का कौन सा संस्करण आयोजित किया जा रहा है? ड्यूरेंट कप फुटबॉल से संबंधित एक इवेंट है। आपको पता है ये एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट है और वर्ल्ड का तीसरा सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट है ड्यूरेंट कप। 1888 में शिमला से इसकी शुरुआत की गई थी, हिमाचल प्रदेश राज्य से। तब से यह हर साल खेला जा रहा है। 2026 में इसका 135वां एडिशन शुरू हुआ है। 135वां ड्यूरेंट कप फुटबॉल टूर्नामेंट शुरू किया गया। 24 टीमें इस बार पार्टिसिपेट कर रही है। 6 ग्रुप में इनको बांटा गया है। 25 जुलाई को यह शुरू हुआ था। 23 अगस्त 2026 तक इसका आयोजन किया जाएगा। 2026 का 135वां एडिशन है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। लास्ट ईयर 2025 में जो 134वां एडिशन था वो नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी की टीम ने जीता था और रनर अप डायमंड हार्बर एफसी उस वक्त रही थी। फाइनल मैच सॉल्ट लेक स्टेडियम कोलकाता में खेला गया था। यह लास्ट ईयर का। बिमको आईसीएस सीफेरर वर्कफोर्स रिपोर्ट 2026 के अनुसार भारत नाविकों का दुनिया का कौन सा सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता या सप्लायर बना है? तो 2 ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड लेवल पर, बिमको और आईसीएस। ये जो सीफेरर मर्चेंट जो होते हैं ना और जो युद्धपोत होते हैं उनके ऑर्गेनाइजेशन से, इनके द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई है सीफेरर वर्कफोर्स रिपोर्ट 2026। इसके अनुसार सीफेरर या नाविकों का दुनिया का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता दूसरे नंबर पर आता है इंडिया। इंडिया दूसरा सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता है नाविकों का वर्ल्ड में। मतलब जो मर्चेंट वेसल होते हैं, है ना, जो शिप्स होते हैं, उन सब पर इंडिया के जो एम्प्लॉय है ना नाविक, वो सबसे ज्यादा है। दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा है। पहले पर आता है फिलीपींस, जिसके सबसे ज्यादा सीफेरर देखने को मिलते हैं वर्ल्ड में, है ना।
तो आई होप समझ पाए होंगे। इंडिया के लगभग 3,12,000 मेरीटाइम प्रोफेशनल ग्लोबल वर्कफोर्स में शामिल है। ग्लोबली जो 100% है ना, उनमें से 12.16% इंडिया के सी फेयर है और इनकी संख्या है 3,12,000। पहले नंबर पर फिलीपींस आता है जिनका सबसे ज्यादा सी फेयर है वर्ल्ड में। तो हम दूसरे सबसे बड़े आपूर्ति करता है, पहले पर फिलीपींस। भारत में रेयर अर्थ एलिमेंट के लिए एक्सप्लोरेशन लाइसेंस देने वाला पहला राज्य कौन बना है? इंडिया में रेयर अर्थ एलिमेंट के लिए एक्सप्लोरेशन लाइसेंस देने वाला पहला राज्य बना है राजस्थान राज्य। क्या हुआ है देखो, राजस्थान रेयर अर्थ एलिमेंट के लिए एक्सप्लोरेशन लाइसेंस एग्जीक्यूट करने वाला देश का पहला राज्य बना। देखिए ये जो लाइसेंस है ना, बालोतरा और जोधपुर डिस्ट्रिक्ट, ये राजस्थान में, यहां पर जो नवाताला देवीगढ़ शेरगढ़ ब्लॉक है, यहां पर एक्सप्लोरेशन के लिए ये लाइसेंस दिया गया है। 207 स्क्वायर किलोमीटर का ये एरिया है। यहां पर इस ब्लॉक में रेयर अर्थ एलिमेंट है, फॉर एग्जांपल लैंथनम जैसा, टेरियम जैसा जो रेयर अर्थ एलिमेंट है, उनके इंडिकेशन मिले। तो अब यहां पर एक्सप्लोरेशन के लिए राजस्थान का जो एक तो सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टीट्यूशन लिमिटेड है, मतलब ये कंपनी है, इसको लाइसेंस दिया गया है राजस्थान के डिपार्टमेंट ऑफ माइंस एंड जियोलॉजी के द्वारा। तो एक समझौता साइन हुआ है, राजस्थान के डिपार्टमेंट ऑफ माइंस एंड जियोलॉजी ने सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टीट्यूट लिमिटेड, इस कंपनी को ठेका दे दिया है एक्सप्लोरेशन के लिए। देखिए एक्सप्लोरेशन लाइसेंस का मतलब होता है ये यहां पर सर्वे करेंगे, ड्रिलिंग करेंगे और खनिज भंडार का पता लगाएंगे, खनन नहीं करेंगे, माइनिंग की परमिशन नहीं है, केवल पता लगाएंगे, एक्सप्लोर करेंगे कि कौन कौन से खनिज वहां पर मिल सकते हैं। रेयर अर्थ आपको पता होना चाहिए, 17 रेयर अर्थ एलिमेंट है। कितने? 17, जिनका यूज इलेक्ट्रॉनिक्स में किया जाता है, आईसी चिप्स में किया जाता है, सेमीकंडक्टर चिप्स में किया जाता है, स्पेस क्राफ्ट या स्पेस टेक्नोलॉजी में किया जाता है। तो ऐसे रेयर अर्थ एलिमेंट की एक्सप्लोरेशन के लिए लाइसेंस देने वाला पहला राज्य बना है राजस्थान। किस भारतीय बल्लेबाज ने इंटरनेशनल क्रिकेट के सभी प्रारूपों से रिटायरमेंट की घोषणा की है? तो वो इंडियन बैट्समैन जिसने इंटरनेशनल क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से रिटायरमेंट ले लिया है, ये है अजिंक्य रहाणे। इंडियन प्लेयर है अजिंक्य रहाणे, काफी समय से इंडियन टीम से बाहर चल रहे थे, पर अब फाइनली इन्होंने सभी फॉर्मेट से इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। अचीवमेंट में इन्होंने काफी मैच खेले हैं, कुछ मैचों में कप्तानी भी की है, लेकिन ऐसा कोई बड़ा अवार्ड नहीं है जो याद रखें। तो अजिंक्य रहाणे इंडियन प्लेयर है जिन्होंने रिटायरमेंट लिया है। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा तैयार भारत की पहली लेपिडोप्टेरा की सूची के अनुसार देश में तितलियों और पतंगों की कुल कितनी प्रजातियां दर्ज की गई है? जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा तैयार भारत की पहली लेपिडोप्टेरा की सूची है। इसके अनुसार इंडिया में तितलियां और पतंगों की टोटल 13,703 स्पीशीज को डिटेक्ट किया गया है। देखिए यहां पर एक वर्ड आ रहा है लेपिडोप्टेरा। लेपिडोप्टेरा क्या होता है? कीड़ों का एक ग्रुप है जिसमें नॉर्मली तितलियां और पतंगे आते हैं। तो ये जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है, एक कॉम्प्रिहेंसिव कैटलॉग ऑफ लेपिडोप्टेरा नाम की रिपोर्ट निकाली है। 12 साल में ये रिपोर्ट तैयार हुई है। इसमें बताया गया है कि पूरे इंडिया में 13,703 बटरफ्लाई और पतंगों की स्पीशीज देखने को मिलती है। तो बटरफ्लाई और मॉथ्स मतलब पतंगों की स्पीशीज को यहां पर इंक्लूड किया गया है। जो कैटलॉग है 22 वॉल्यूम में तैयार किया गया है। 13,703 स्पीशीज को अलग अलग सब फैमिली, फैमिली, सुपर फैमिली, इनमें भी डिवाइड किया गया है। पूरे वर्ल्ड में जो लेपिडोप्टेरा का जितना भी लेपिडोप्टेरा मिलता है ना, जितने भी कीट और पतंगों की या फिर तितलियों की प्रजाति है, उनमें से 8.25% इंडिया में है। संख्या 13,703 स्पीशीज इंडिया में देखने को मिलती है। भारत का पहला समर्पित सैन्य चिकित्सा विभाग कहां स्थापित किया गया है? इंडिया का पहला समर्पित सैन्य चिकित्सा विभाग डेडिकेटेड डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री मेडिसिन, यह उत्तर प्रदेश के लखनऊ में जो सेंट्रल कमांड में कमांड हॉस्पिटल है, यहां पर स्थापित किया गया है। भारत के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने कमांड हॉस्पिटल सेंट्रल कमांड लखनऊ उत्तर प्रदेश
यहां पर इंडिया के पहले डेडिकेटेड डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री मेडिसिन का इनॉग्रेशन किया है। देखिए है क्या, इसे डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ मेडिकल सर्विसेज इंडियन आर्मी के तहत स्थापित किया गया है। विशेष रूप से जो हमारी जो आर्म्ड फोर्स है उनके लिए मिलिट्री मेडिसिन की एकेडमिक स्टडी करना, रिसर्च करना, ऑपरेशनल मेडिकल प्रिपेयर्डनेस का पर फोकस करना, ये इस डिपार्टमेंट को स्थापित किए जाने का मुख्य उद्देश्य है। मतलब जो आर्म्ड फोर्स है, अगर वो युद्ध में घायल हो जाते हैं, किसी भी कंडीशन में उनको नेट की जरूरत है, तो कौन कौन सी मेडिसिन उनको दी जानी चाहिए, कौन सी मेडिसिन बहुत जल्दी इफेक्टिव रहेगी, जल्दी ठीक हो जाएंगे हमारे जो जवान हैं वो, इसके लिए ये डेडिकेटेड डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री मेडिसिन है जो स्थापित किया गया है उत्तर प्रदेश के लखनऊ में कमांड हॉस्पिटल, जो कि सेंट्रल कमांड में आता है यहां पर। विश्व स्तनपान सप्ताह 2026 में कब से कब तक मनाया जा रहा है? वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक 2026 मनाया जा रहा है 1 से लेकर 7 अगस्त तक। पूरे वर्ल्ड में ब्रेस्ट फीडिंग के प्रति लोगों को अवेयर करना, जो मदर्स है उनको अवेयर करना और बच्चों के उचित स्वास्थ्य की तरफ लोगों का ध्यान आकर्षित करना वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक को मनाए जाने का मुख्य उद्देश्य है। हर साल ये जो वीक है 1 से लेकर 7 अगस्त तक मनाया जाता है। 2026 में ब्रेस्ट फीडिंग फॉर अ सस्टेनेबल स्टार्ट इन लाइफ स्ट्रेंथन व्हाट वर्क्स, ये थीम रखी गई है वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक की। तो हर साल मनाया जाता है। 1992 में इसकी शुरुआत की गई थी पहली बार। 1992 से हर साल 1 से लेकर 7 अगस्त तक मनाया जा रहा है। महाराष्ट्र स्टेट फिल्म अवार्ड 2025 में राज कपूर स्पेशल कंट्रीब्यूशन अवार्ड के लिए किसे चुना गया है? महाराष्ट्र स्टेट फिल्म अवार्ड 2025 में एक अवार्ड कैटेगरी है राज कपूर स्पेशल कंट्रीब्यूशन अवार्ड। इसके लिए चुना गया है रानी मुखर्जी को। फिल्म अभिनेत्री रानी मुखर्जी को महाराष्ट्र सरकार के द्वारा यह अवार्ड दिया जाएगा सिनेमा के क्षेत्र में रानी मुखर्जी के कंट्रीब्यूशन के लिए, राज कपूर स्पेशल कंट्रीब्यूशन अवार्ड। तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने जो डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म और कल्चरल अफेयर है उन्होंने इसे अनाउंस किया है महाराष्ट्र स्टेट फिल्म अवार्ड। काफी कैटेगरी में दिए जाते हैं लेकिन जो स्पेशल कैटेगरी है वो है राज कपूर स्पेशल कंट्रीब्यूशन अवार्ड। तो यह अवार्ड रानी मुखर्जी को दिया जाएगा। आपको पता होना चाहिए कि 2025 में जो 71th नेशनल फिल्म अवार्ड आयोजित किए गए थे उसमें रानी मुखर्जी को बेस्ट एक्ट्रेस का नेशनल फिल्म अवार्ड दिया जा चुका है। इनकी मूवी थी मिसेस चैटर्जी वर्सेस नॉर्वे, यह 2023 में रिलीज हुई थी। तो 2023 में रिलीज मूवीज के लिए नेशनल फिल्म अवार्ड दिए गए 2025 में। यह 71th नेशनल फिल्म अवार्ड था। इसमें बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया रानी मुखर्जी को। महाराष्ट्र स्टेट फिल्म अवार्ड 1963 में शुरू किए गए। महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म एंड कल्चरल अफेयर यह अवार्ड हर साल प्रदान करता है। भारत का पहला डेडिकेटेड टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन कहां स्थापित किया जाएगा? इंडिया का पहला डेडिकेटेड टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन इसे स्थापित किया जाएगा मध्य प्रदेश के ग्वालियर में। कहां पर? एमपी के ग्वालियर में। हमारे जो ग्वालियर है, मध्य प्रदेश का ग्वालियर, ठीक है, यहां पर डेडिकेटेड टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन की स्थापना की जाएगी। फेज 1 के लिए डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन और गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश इनके बीच में एक समझौता हुआ है। अब बात आती है कि टेलीकम्युनिकेशन मैन्युफैक्चरिंग जोन होता क्या है। देखिए, एक स्पेशल इंडस्ट्रियल एरिया है जहां पर टेलीकॉम या टेलीकम्युनिकेशन से रिलेटेड सारी जो बिजनेस होंगे, इंडस्ट्रीज होगी, वो यहां पर होंगे। फॉर एग्जाम्पल टेलीकॉम इक्विपमेंट, डेटा सेंटर्स, चिप से जुड़ी हुई जो कंपनियां हैं वो अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट यहां पर लगा पाएगी। तो ये इंडिया का पहला टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन है। एक इंडस्ट्रियल एरिया है जहां पर टेलीकॉम सेक्टर की बिजनेस कंपनी स्टार्टअप आकर अपना काम शुरू कर पाएंगे। ये प्लग एंड प्ले मॉडल पर बनाई जा रही है, मतलब बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर सारा गवर्नमेंट तैयार करके देगी, कंपनीज को आना है और डायरेक्ट यहां पर अपना बिजनेस लगाना है। तो कहां पर? मध्य प्रदेश के ग्वालियर में। लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। हाँ, केंद्र सरकार पहले फेज के लिए 493 करोड़ रुपए को मंजूरी दी है केंद्र सरकार ने। लगभग 12,000 से 15,000 करोड़ का निवेश यहां पर आएगा और 5,000 लोगों को यहां पर जॉब्स दी जा सकेगी। लास्ट क्वेश्चन, लद्दाख प्रशासन ने कितने विरासत स्थल को संरक्षित स्मारक घोषित किया है?
जो लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर है वो कौन है? सक्सेना जी है। ओके, विनय कुमार सक्सेना। तो वी के सक्सेना ये लेफ्टिनेंट गवर्नर है लद्दाख के। तो लद्दाख एडमिनिस्ट्रेशन ने हाल ही में वहां के जो कुछ विरासत स्थल हैं, हेरिटेज साइट, 23 हेरिटेज साइट है जिन्हें हाल ही में प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स की लिस्ट में शामिल किया। 23 धरोहर स्थल हैं लद्दाख के जिनको इन्होंने प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट के रूप में शामिल किया या घोषित किया है लद्दाख प्रशासन ने। ये जो 23 प्लेसेस है ना, जो 23 साइट है, उसमें पेट्रोग्लिफ देखने को मिलते हैं, रॉक जो कर्विंग्स है वो देखने को मिलती है, एंशिएंट केव्स देखने को मिलती है, गुफाएं हैं काफी सारी प्राचीन, काफी सारे शिलालेख हैं जो कि लद्दाख की प्राचीन संस्कृति और इतिहास को बताते हैं, बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री हैं, बहुत सारे बौद्ध मठ हैं, कुछ फोर्ट हैं, कुछ पैलेस हैं, रॉक इंस्क्रिप्शन है। इसे 23 जो हेरिटेज साइट है उनको लद्दाख एडमिनिस्ट्रेशन ने प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट घोषित किया है। जम्मू एंड कश्मीर एंशिएंट मॉन्यूमेंट प्रिजर्वेशन एक्ट ये 1920 में लाया गया था। इसके तहत लद्दाख के इन सभी हेरिटेज प्लेसेस को प्रोटेक्ट किया जाएगा। तो कितने प्लेसेस हैं? 23 हेरिटेज साइट है जिन्हें प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट घोषित किया है लद्दाख गवर्नमेंट ने। ओके, तो यहां पर 27 जुलाई से 2 अगस्त तक के करंट अफेयर हमने डिटेल में डिस्कस किए। आई होप पूरा सेशन आपने ध्यान से देखा होगा, आपको इजीली समझ में आ गए होंगे क्योंकि डेली करंट अफेयर में हम सारे क्वेश्चन पढ़ भी चुके हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करके जाइएगा। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। डिस्क्रिप्शन में ऑफर ऑफ द डे की मैंने आपको लिंक दे दी है, वहां से अवेल कर लीजिएगा। हम कल फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट डे के करंट अफेयर में। तब तक ख्याल रखिएगा अपना। जय हिंद, जय भारत।